न्यूज़ार में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोनों बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे। पहली खबर है उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां अतिक्रमण रोधी कार्रवाई हुई और उसके बाद दंगे भड़के। हालात इतने बेकाबू हुई कि सरकार को दंगाई को देखते ही गोली मारने का आदेश देना पड़ा। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा, हिंसा शुरू हुई। सरकार का एक्शन आरोप प्रत्यारोप प्रशासन पर लगने लगी और प्रशासन अपना क्या पक्ष रखा। मुकदमेबाजी चल रही है, इसके बारे में डिटेल्स देंगे। और दूसरी खबर राजनीति से जुड़े, बीते कई दिनों से राष्ट्रीय लोक दल के एनडीए में जाने की चर्चा चल रही थी। आज इन बातों को संभावना मिलती हुई दो बड़ी घटनाएं आप जानते हैं। प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा, और उसके बाद जयंत चौधरी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सोशल मीडिया में सौजन्य का आदान प्रदान। इसकी भूमिका कब से लिखी जा रही थी। अखिलेश यादव कैसे किनारे हो गए और अब एनडीए अलायंस का क्या होगा, इन प्रश्नों को जानने की कोशिश करेंगे। तो फिर एक बार स्वागत करते हैं चैनल न्यूज़ आर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बड़ी खबरों के पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न देने का ऐलान किया है। साइंटिस्ट स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया। आज जिन नामों का ऐलान हुआ, इन सभी का जीवन परिचय जान लेते हैं। चौधरी चरण सिंह। यूपी के हापुड़ में रहने वाले चौधरी चरण सिंह की आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी रही। साल 1930 और 1940 में जेल में भी जाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी से राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की। साल 1967 और 1970 में यूपी के मुख्यमंत्री बने। साल 1979 में देश के प्रधानमंत्री भी बने। दूसरे नेता देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पेशे से वकील थे। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, प्रधानमंत्री भी बने। आर्थिक उदारीकरण का बजट पेश किया। इन्हीं के कार्यकाल में मंदिर आंदोलन उरूज पर पहुंचा और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा दिया गया। एम.एस. स्वामीनाथन। इनका जन्म 7 अगस्त साल 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोण में हुआ। 60 के दशक में इन्होंने धान की ज़्यादा उपजाऊ किस्मों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई थी। देश को अकाल से बचाने के लिए स्वामीनाथन और उनके अमेरिकी वैज्ञानिक साथी नॉर्मन बोरलॉग को ही श्रेय दिया जाता है। भारत रत्न क्या है, जानते हैं। एक मेडल मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये मेडल दिखता कैसा है? पीपल के पत्ते के आकार में बनाया जाता है। पुरस्कार के साथ किसी भी तरह की कोई धनराशि नहीं दी जाती, बल्कि कुछ सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती है। सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। यह सम्मान पाने वाले को रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योते भेजे जाते हैं। सम्मान प्राप्त करने वाले को सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में जगह देती है। भारत रत्न सम्मान तांबे का बना होता है। प्लैटिनम का एक चमकता सूरज भी बना होता है, जिसके ठीक नीचे भारत रत्न लिखा होता है। दूसरे तरफ अशोक स्तंभ की आकृति होती है, जिसके ठीक नीचे भारत का ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते लिखा होता है। मेडल को पश्चिम बंगाल के अलीपुर टेक्सटाइल में बनाया जाता है। आइए सुनते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने भारत रत्न को लेकर क्या बयान दिया।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है और ये करोड़ों किसानों का सम्मान है, कहा योगी आदित्यनाथ जी ने। आइए नज़र डालते हैं अगली हेडलाइंस पर। बात है बरेली यूपी से। ये हंगामा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के संस्थापक तौक़ीर रज़ा की तकरीर के बाद हुआ। तौक़ीर रज़ा ने सामूहिक गिरफ्तारी और जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया था। इसका असर ये हुआ कि जुम्मे के नमाज के बाद हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए। इंडिया टुडे के रिपोर्टर कृष्ण गोपाल राज के मुताबिक ज्ञान वापी के केस पर कोर्ट के विरोध तौक़ीर रज़ा ने समर्थकों के साथ जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया। अब सुनिए तौक़ीर रज़ा खान का बयान। वो कहते हुए नज़र आए, पुलिस, बजरंग दल और शिवसेना मिलकर हमारे देश को बर्बाद कर देना चाहती है। हम उनके खिलाफ अब रुकने वाले नहीं हैं। फ़िलहाल आपको बता दें, पुलिस तौक़ीर रज़ा को हिरासत में ले लिया है। सभी जगह पुलिस की भी तैनात की गई है। अब बारी है दिन की बड़ी खबर की। हल्द्वानी में हिंसा को लेकर एक दिन बाद भी तनाव भरा माहौल है। जिस इलाके में हिंसा हुई वहाँ की इंटरनेट बंद है, स्कूल से लेकर दुकान धंधे भी बंद। दिन भर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा रहा। पुलिस ने फायर खोला। दंगाइयों पर तो कई मारे गए तो कई घायल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कम से कम 5 लोगों की मौत हुई। एक्चुअली हुआ क्या? हल्द्वानी ज़मीन को लेकर विवाद पुराना है। रेलवे लाइन के आसपास घर बसाहत है रेलवे की ज़मीन पर। कई सालों से अतिक्रमण को लेकर यहाँ कानूनी लड़ाई चल रही है। भूलपुर वही इलाका है जहाँ पिछले साल रेलवे में अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भेजा था। हाईकोर्ट ने रेलवे की ज़मीन पर बनी घरों को 1 हफ्ते के भीतर खाली करने का आदेश दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फौरी रोक लगा दी थी, लेकिन 8 फरवरी को अतिक्रमण की कार्यवाही रोकने के लिए हिंसा हुई। उसका नाम है मलिक का बगीचा। यहाँ पर प्रशासन ने मदरसा और नमाजी स्थल को गिराया। नगर निगम की टीम बुलडोज़र लेकर पहुंची और मदरसा को गिराने का काम शुरू हुआ। लोग विरोध में उतर आए। इस पूरी झड़प और हिंसा में 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इसमें पुलिस, दंगाई लोग और स्थानीय लोग भी शामिल हैं। हल्द्वानी में हालात हाथ से निकलने के बाद रामनगर और नैनीताल से फिर पुलिस की और टुकड़ियां भी भेजी गई थी। कर्फ्यू लगाई गई और कुछ प्रतिबंध भी लगा दी गई, जैसे कोई भी व्यक्ति ज़रूरी कामों, मेडिकल आदि को छोड़कर घर से बाहर ना निकले। सभी कमर्शियल संस्थाएं, दुकान, इंडस्ट्री पूरी तरह बंद रहेंगी। सिर्फ हॉस्पिटल और मेडिकल दुकान खुली रहेंगी। आदेश सरकारी अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा। बहुत ज़रूरी काम के लिए ही नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी की अनुमति से आने जाने को पास मिलेगा। कल लोगों का कहना है कि हाई कोर्ट 14 फरवरी को अगली सुनवाई करने वाला है, लेकिन इसके पहले ही मदरसा को गिरा दिया गया। पूर्व सांसद महमूद मदनी ने घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और कहा कि उत्तराखंड में लगातार धार्मिक स्थलों को प्रशासन और राज्य तथ्यों के तरफ से ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने लिखा, ऐसे संवेदनशील मुद्दों के लिए स्थानीय समुदाय की भावनाओं पर विचार करना ज़रूरी है। गृह मंत्री से उन्होंने अपील की, हल्द्वानी के मामले में शांति की बात की और बेकसूर लोगों की गिरफ्तारी ना हो, यह सुनिश्चित करने को प्रशासन को आदेश दिया। अब चलते हैं यूपी। साल 2022 यूपी में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी के 58 सीटों पर वोट डाला जाना था।
3 कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ ही बीजेपी ने सारे पत्ते खोल दिए थे। चर्चाएं चलने लगी, पश्चिमी यूपी अपना प्रभाव रखने वाला राष्ट्रीय लोकदल क्या बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकता है। लेकिन वोटिंग से 14 दिन पहले यानी 27 जनवरी 2022 को मुजफ्फरनगर में आरएनडी के मुखिया जयंत चौधरी वो एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे मंच पर और कहा, मैं कोई चवन्नी हूँ जो पलट जाऊंगा। लेकिन अभी ये जुमले वायरल हो रहे हैं। मैं कोई चवन्नी हूँ जो पलट जाऊंगा। जयंत ने कहा कि अब किस मुंह से भाजपा को इनकार कर दूं। जानकर तय मानकर चल रहे हैं कि आरएलडी और भाजपा का गठबंधन तय है। ये राजनीति ही है, इसका रंग ऐसा ही है। कब दुश्मन दोस्त बन जाए, कब दोस्त दुश्मन, कुछ कहा नहीं जा सकता। फ़िलहाल के लिए न्यूज़ आवर में इतना ही। और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।